चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट अब तक कहाँ तक पढ़ लिया था। कांग्रेस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। 1894 तक हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब कांग्रेस फॉर्मेशन हो चुकी है तो कांग्रेस का मॉडरेट फेज चल रहा है। दिस इज मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज मॉडरेट फेज का अर्थ है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, इन्फ्लुएंशियल और रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनकी कानून व्यवस्था पर, जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित है, उस पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है कि ये जो कानून व्यवस्था है अगर अंग्रेजों की सुनती है तो हमारी भी सुनेगी, ठीक है। तो ये इस मेंटलिटी के लोग थे कि हम सब कुछ कानूनी रूप से हासिल करने में सक्षम हैं, एंड वी विल गेट आवर फ्रीडम लाइक दिस ओनली। अभी तक तो फ्रीडम का जिक्र भी नहीं आया है। अभी वो सिर्फ अपनी मांगे पूरी करवाने को ही अपनी जीत मान लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनके कुछ लीडर्स के बारे में अभी हम देखना शुरू करेंगे कि मॉडरेट फेज के कुछ फेमस लीडर्स। एक है हमारे पास सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। इनको इंडियन बर्क कहा जाता है, इंडियन बर्क, ठीक है। इसके अलावा ये एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसका नाम था दी बंगाली। दी बंगाली, ठीक। उसके बाद ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, बड़ा फेमस है ये। कांग्रेस फॉर्मेशन में बहुत हेल्प की थी इसने। इंडियन एसोसिएशन कब किया था? 1876। फोर्थ, ही कन्वीन्ड, स्पेलिंग लिख देता हूँ, ही कन्वीन्ड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1883 के अंदर, विच मर्ज्ड इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी शॉर्ट फॉर्म का ही प्रयोग करूंगा आगे भी अब, INC, 1886 के अंदर, ठीक है। इसके बारे में चार मुख्य बातें। ये बेसिकली हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं जिनके बारे में भी हम स्टडी करते जा रहे हैं, ठीक। PCS और UPSC के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट। SSC में अब अभी तक तो पूछा नहीं है, पर शायद आगे भविष्य में पूछा जाए। नेक्स्ट, जी सुब्रमण्य अय्यर, ये हमारे जेठालाल के दोस्त नहीं है, ये दूसरे बड़े आदमी है। दिस इज ग्रैंड ओल्ड मैन, कहाँ के? ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, कोई बता सकता है क्या? He founded द हिंदू। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? जो आज ही हम एक बार पढ़ते हैं, हिंदू इंग्लिश पत्रिका जो हम डेली पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, दैट वाज फाउंडेड बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर। और इसने एक तमिल न्यूज़पेपर भी लिखा था, स्वदेशी, स्पेलिंग क्या होती है? स्वामित्रम, स्वदेशी समित्रम, ठीक है। ये कौन सी भाषा में है? तमिल। इसके बारे में दो ही चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे प्यारे दादा भाई जी। दादा भाई, इसको न्यू पेज पे समझाइए। इसके बारे में काफी सारी बातें लिखनी है। दादा भाई
कौन था ये? कौन थे ये एक्चुअली? रिस्पेक्टेबल पर्सन है काफी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सेकंड इम्पोर्टेंट बात, आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे 3 टाइम्स। प्रेसिडेंट 3 टाइम्स, कब कब? 1886, 1893 और 1906। सबसे इम्पोर्टेंट 1906 है, आगे डिस्कस करेंगे। इनकी कुछ पब्लिकेशंस के नाम हैं, वॉइस ऑफ इंडिया, और ये इंग्लिश अखबार था वॉइस ऑफ इंडिया, एंड दिस राष्ट्र गोफ्तर, दिस इज गुजराती न्यूज़पेपर। बहुत ही नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, मैं अभी क्या कहने की कोशिश कर रहा था। इंडिया अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड। एम्बेसडर किसी देश का जब जाता है दूसरे राज्य में या देश में, जब वो देश आज़ाद हो। इंडिया आज़ाद नहीं था, बट इसको फिर भी अनऑफिशियल एम्बेसडर माना जाता था। क्यों माना जाता था? बिकॉज ही वॉज अ रिच बिजनेसमैन जो इंग्लैंड काफ़ी सालों तक रहा, और वहाँ पे इलेक्शन भी लड़ा, और वहाँ पे एमपी भी रहा उनके पार्लियामेंट में। ठीक है, इसीलिए काफ़ी इन्फ्लुएंशियल माना जाता था ये, और इसीलिए इसको इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड भी माना गया कि इसको अगर हम बात कहेंगे तो ये उधर की पार्लियामेंट में बात उठाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम एक चीज लिख सकते हैं कि ही वॉज फर्स्ट टू बिकम ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, बुक लिखी बहुत फेमस। कौन सी बुक लिखी थी? बहुत एग्जाम्स में आया है, दादा भाई नारोजी ने। प्रेरणा? नहीं याद। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अंदर एक फेमस थ्योरी का जिक्र करते हैं ये, जिसका नाम है ड्रेन थ्योरी। ठीक है, ड्रेन थ्योरी। क्वेश्चन आ जाता है, द फेमस ड्रेन थ्योरी वाज गिवन बाय whom? इट वाज गिवन बाय दादा भाई नारोजी। इन विच बुक? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ड्रेन थ्योरी क्या थी कि अंग्रेज लोग पैसा कमाते इधर हैं, पर वो पैसा जा किधर रहा है? इट इज गोइंग टू यूके या इंग्लैंड, वो पैसा चला जाता है। ठीक है, और उसी ड्रेन थ्योरी के बेसिस पे, या फिर जो ये पैसा इधर उधर जा रहा था, अ, उसके देखने के लिए कि भाई ये पैसा किधर जा रहा है, एक वेलबी कमीशन का गठन हुआ था। याद रखना, वेलबी कमीशन। ये कमीशन क्यों आया था? कि भाई जो इंग्लैंड, ये इंडिया का पैसा है वो किधर जा रहा है, इस चीज को चेक करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये दादा भाई नारोजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। काफी फेमस बंदा है, आ सकते हैं। और ये सभी क्या है? मॉडरेट लीडर्स हैं। इसके बाद आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बारे में, इनके बारे में क्या जानते हो भाई? बहुत फेमस पर्सनैलिटी अगेन, एक कारण से। और वो एक कारण कोई बता सकता है क्या? कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक मुख्य कारण है, ही इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ, किसका? कोई बता सकता है? महात्मा गांधी। महात्मा, इज द स्पेलिंग करेक्ट? आई डोंट थिंक सो। महात्मा गांधी। ठीक है,
उसके अलावा इन 1905 ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, दिस इज इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ। इनकी पब्लिकेशन का नाम, ये क्या छापते थे? सुधारक। सुधारक, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब इसी बीच इंडिया के अंदर जो वॉइस रॉय चल रहा था, दैट वाज लॉर्ड कर्जन। कब से कब तक? 99 से 1905। बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ इंसान, बट एक ही कारण से ये बदनाम हुआ। कोई चीज क्या थी वो कारण, कोई बता सकता है क्या? प्रेरणा। लॉर्ड कर्जन पढ़ के आए हो? प्रेरणा। नहीं पता मुझे। नहीं पता, चलिए देखो, वो पॉइंट अभी एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लें उसके बाद। ये इतना ही मतलब बहुत टैलेंटेड बंदा था। ये कोई भी कानून लाने से पहले कमीशन का गठन करता था। जो भी कमीशन रिपोर्ट देता था उसके बेसिस पे फिर ये अपना एक रूल पास करता था। ठीक है, तो इसने एक पुलिस कमीशन निकाला 1902। इस कमीशन में बेसिकली क्या था, जो पहले रिक्रूटमेंट होती थी सिपाहियों की या दरोगा की, दरोगा जी विदाउट ट्रेनिंग जाके अपनी सीट पे बैठ जाते थे और लाठी डंडा लेकर भाई ड्यूटी हो रही है। बट इस पुलिस कमीशन में ये कहा गया इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल्स का गठन हो इंडिया के अंदर। अब जैसे नजफगढ़ पार करके जड़ौदा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पीटीसी है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली पुलिस का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स का गठन हुआ जहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग दी जाने लगी। ठीक है, तो कहाँ से आया रिफॉर्म? 1902। उसके बाद एक रेली कमीशन आया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी था। वेरी गुड, इसके कारण तो वो बदनाम हो गए। जो फेमस चीजें थी उसकी वो लोग भूल जाते हैं। एक गलत काम आप अपने जीवन में कर दो, वो चीज लोग याद रखेंगे। रैली कमीशन, ये कमीशन क्यों आया था? इसके पीछे कारण था हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज। जो यूनिवर्सिटीज थी, जैसे आज के दिन जेएनयू है, डीयू है, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, काफी हॉट टॉपिक है डिबेट का कि इफ पॉलिटिक्स शुड बी अलाउड इन यूनिवर्सिटीज और नॉट। ठीक है, बहुत अच्छा डिबेट का टॉपिक है, काफी जगह डिबेट होती भी है इसके ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम पे भी जो यूनिवर्सिटीज अंग्रेजों ने स्थापित की थी, उनके अंदर जो हमारा युवा शक्ति थी उस समय की, वो लोग नेशनलिज्म से बहुत ही ज्यादा ओतप्रोत हो चुके थे, बहुत उनमें नेशनलिज्म भर चुका था। इसीलिए छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर अब वो अपनी संस्थाएं बनाने लगे थे। ठीक है, और वो संस्थाएं कभी जाकर किसी पे बम गिरा दिया, किसी की वो मार काट कर दी, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर अब ये बहुत होने लगा था। तो उसको कंट्रोल या उसकी मूवमेंट्स के लिए ये रैली कमीशन आया था कि भाई इसको कैसे रोका जाए। उसके बाद इस कमीशन की रिकमेंडेशंस पे आता है इंडियन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। इसमें कहा गया कि जो यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ पढ़ाई का एक संस्थान है, यहाँ पर कोई भी आपकी ये ऐसी मूवमेंट्स में हिस्सा नहीं लेंगे। तो टोटली ही उस चीज पे बैन लगा दिया गया है और सिर्फ पढ़ाई पे आप ध्यान देंगे। इवन जो प्रोफेसर्स थे, उनका गठन भी या उनका जो सिलेक्शन था वो किस बेसिस पे होने लगा कि भाई उनकी मानसिकता क्या है। जैसे आज के दिन भी जेएनयू के अंदर भी जो प्रोफेसर्स हैं वो भी उन डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं जो अपनी टीवी के ऊपर दिखाई जाती है। जेएनयू की जेएनयू के अंदर क्या हो रहा है, भाई कांग्रेस के अलग हैं और बीजेपी समर्थक या और जो अन्य दल हैं जैसे कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, तो जो जिस विचारधारा का है उसके बेसिस पे उसका गठन होता था। जो अंग्रेजों की विचारधारा को प्रमोट करेगा या जो उसको फॉलो करेगा उसी का सिलेक्शन इन यूनिवर्सिटीज के अंदर होने लगा। ठीक है, फिर
जो प्रेरणा ने बात कही आता है हमारा 1905। इसके अंदर क्या हो जाता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसको पार्टीशन करने का सबसे बड़ा कारण लॉर्ड कर्जन ये देते हैं कि बंगाल की जो पॉपुलेशन है 8 मिलियंस हो गई है और इसको कंट्रोल करना अब हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम बंगाल का विभाजन उससे जब पूछा गया कि भाई क्यों किया, तो उसने इसका कारण यही दिया कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पर पॉलिसी वही थी, डिवाइड एंड रूल। पार्टीशन कैसे किया गया? वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। वेस्ट के अंदर डाल दिए गए हमारे हिंदूज, ईस्ट के अंदर डाल दिए गए हमारे मुस्लिम्स। जो आज के दिन ईस्ट बंगाल है दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, अब थोड़ा सा पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। वाइसरॉय कौन था? तो दैट वाज कर्जन। ठीक है, कब हुआ? सबसे पहले व्हेन इट वाज अनाउंस्ड ऑन 7 जुलाई 1905 एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। कब इसको इम्प्लीमेंट किया? इम्प्लीमेंटेड ऑन 16th October. बहुत अच्छे, वेरी गुड यार, 16 अक्टूबर 1905। वेरी गुड, बहुत अच्छे थे। अब जब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो इंडियंस का क्या रिएक्शन रहा? इसका बताओ भाई। एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शंस। तो प्रिया, इससे अब क्या होगा? व्हाट हैपेंड इन इंडिया? बताओ। दे हैव पार्टीशनड बंगाल, अब इससे क्या होगा? अब लोगों के अंदर एंटी पार्टीशन एजिटेशन होने लगा। एंटी पार्टीशन, लोगों में बहुत गुस्सा था, तो दे स्टार्टेड एजिटेशंस। ठीक है, जगह जगह पर। और यही एजिटेशन जो है एक बड़ा रूप ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता Swadeshi है। movement and boycott. हाँ राइट, कि स्वदेशी मूवमेंट का कारण क्या था? तो दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बाइकआउट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। ठीक, और इसी के दौरान 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होगी, वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम। और जो बंगाल विभाजित हुआ था, क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा भड़क रहा था लोगों के अंदर कि 1911 के अंदर क्या होता है, कोई बता सकता है? 1911 में बंगाल से रिलेटेड क्या हुआ था? बंगाल को दोबारा मिला दिया गया। बंगाल वॉज रीयूनाइटेड। रीयूनाइटेड। ठीक है, कब? कि भाई लोगों की भावनाओं को थोड़ा सा शांत करने के लिए। ठीक है, कौन था उस टाइम? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और कब? दिल्ली दरबार के अंदर। दिल्ली दरबार जब आपको पढ़ाया था मैंने, उसके अंदर देखना कौन आया था 1911 के अंदर। और यहाँ पे दोबारा से बंगाल को जोड़ दिया जाता है। पर ये जोड़ना क्या था? इन्होंने इसको फिर से विभाजित किया। किस बेसिस पे? ये अर्लियर इट वाज पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इस बार इन्होंने इसको कर दिया भाषाओं के नाम पे, कि भाई हिंदी, उड़िया और आपकी असमीज जो लैंग्वेज है, इनके बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया बंगाल को। जो ये वेस्ट बंगाल है, ये बन गया आपका बिहार, ये आपका बन गया उड़ीसा, और असम को कर दिया गया अलग। ठीक, बंगाल तो अलग हो ही गया, बंगाली लोग वहां पे शिफ्ट हो गए सारे, मतलब शिफ्ट क्या हो गए, वहां पे बंगाली लोग आ गए। ठीक, ऐसे इसको डिवाइड किया गया बंगाल को। गांधी जी ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए क्या लिखा है? दैट सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट हियर, कि रियल अवेकनिंग इन इंडिया took place only after partition of Bengal. Partition of Bengal.
ठीक है, भारत में असली जागरूकता कब आई? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। इस दौरान देखो, एजिटेशन हो रही थी, पर एक तबका था भारत के अंदर जो शांत था, खुश था, और या कह सकते हैं कि ज्यादा उन्होंने अपनी मूवमेंट शो नहीं करी। दैट वाज मुस्लिम्स। ठीक है, मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि भाई हमें तो ऑलरेडी इस देश में, मतलब एक जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर भी ज्यादातर लोग कैसे थे, हिंदू थे, कि हमें एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमारी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और हमें वहां मिल रही है ईस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, कि वहां पे एक अलग राज्य मुसलमानों को दिया जा रहा है, वहां पे हमारे को अलग रोजगार के अवसर मिलेंगे, दैट इज बेटर। इसलिए वो लोग शांत थे, या इन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं शो किया। ठीक है, इसी बीच कुछ और हमारे बड़े लीडर्स का नाम आता है, दैट इज अब जो है फेज, क्योंकि एजिटेशन हो रहे हैं तो धीरे धीरे एजिटेशन के अंदर हमारे लीडर्स भी सामने आएंगे, थोड़े से मॉडरेट से। अब एक्सट्रीमिस्ट जो है लीडर्स नजर आने लगे लोगों को, गंगाधर तिलक। ठीक है, कि भाई जो हमारे जो मॉडरेट लीडर थे वो क्या करते थे, भाई कोर्ट के बाहर जा रहे हैं, जज साहब से मिलके आएंगे, उनसे पूछेंगे क्या किया उन्होंने, हमारे पे फैसला लिया नहीं लिया। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या करते थे, सीधा कोर्ट में घुसते थे या ऑफिस में घुसते थे, उसको किसी को भी पकड़ेंगे, बड़े अफसर को पीट पाट के अपने काम पे साइन करवाए और अपने ऑर्डर्स लेकर आ गए। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट रुख था कि भाई अपना काम ऐसे नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। ठीक है, और बाल गंगाधर का तो आपको पता ही होगा, फेमस जो वो है, इस स्वदेश क्या है वो, एक मिनट, दैट जस्ट स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड। चलिए, आई विल जस्ट राइट आफ्टर सम टाइम, जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा आई विल लेट यू नो। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य, लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोगों में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। वीकली अखबार निकालते थे, कौन सा? इंग्लिश के अंदर निकालते थे, द मराठा, दिस इज इंग्लिश न्यूज़पेपर, और मराठी भाषा में निकालते थे केसरी, दिस इज मराठी न्यूज़पेपर। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा फेमस गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत इन्होंने ही की थी, ये 1893, शिवाजी फेस्टिवल 1896। ठीक है, दो बार इनको जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अंग्रेजों के टाइम में, ट्वाइस जेल्ड। वैसे अंग्रेजी गलत है, जेल ट्वाइस आना चाहिए, आई विल करेक्ट इट। ही वॉज जेल्ड ट्वाइस। उसके बाद सेकेंड टाइम 1908 ही वॉज डिपोर्टेड टू मांडले जेल, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी बुक इन्होंने लिखी है? दी, गीता रहे। हाँ, गीता रहस्य भी लिखी है, आर्टिक होम ऑफ वेदास। प्रिया ने दिया है क्या ये आंसर? कौन सी बुक लिखी है? शायद प्रिया ने ही उत्तर दिया है। तो ये दो फेमस बुक्स रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक, और गठन किया होम रूल लीग का 1916, कहाँ पर? पूना में। हाँ, स्वदेशी स्वदेशी कर रहा हूँ बार बार, दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट। ये इनके वचन थे, ये इनकी दृढ़ता थी। पर अभी तक कांग्रेस के किसी भी सेशन में स्वराज के बारे में जिक्र नहीं आया है, और स्वराज है क्या इनको क्लियर नहीं है आइडिया। ठीक है, राइट टू रूल किसी किसी देश में अंग्रेजों ने दे दिया था, थोड़ा सा इसके बारे में भी जिक्र कर ही देते हैं। राइट टू रूल मीन्स कि भाई तुम अपना शासन चला लो, ठीक है, बट आपके देश का प्रमुख, हमारी क्वीन या किंग जो भी है वो रहेगा, सॉवरेनिटी विल बी विद अस।
ठीक है, बट यू कैन रूल योर लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन कुछ और नेशंस के अंदर ये दे दिया गया। तो कांग्रेसी यही सोच रहे थे कि अगर भाई हमें इतना भी मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। बट स्वराज की एक्चुअल परिभाषा हम देखने को मिलेगी 1929, पूर्ण स्वराज की मांग जब की जाएगी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये तुम ऐसे ही बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं फेमस लीडर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, फेमसली नोन एज, इनको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? लायन ऑफ पंजाब। अक्सर एक क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए दे दिया जाता है कि पंजाब केसरी का जो रिलेशन है इनमें से किसके साथ है। तो लाला लाजपत राय के साथ कंफ्यूज ना करें। पंजाब केसरी हैज नो रिलेशन विद लाला लाजपत राय। ओके। उसके बाद ही फाउंडेड व्हाट, इंडियन होम रूल लीग। कहाँ पर? यूएस के अंदर, इन 1916, ठीक है। होम रूल लीग की वैसे पूना में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और सेम इन्होंने जाके लाला लाजपत राय ने अमेरिका में की, ठीक है। वे ने पंजाब केसरी भी तो बोला जाता है ना। हाँ, लाइन ऑफ पंजाब, बट वो पंजाब के इस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यूज़पेपर छपता है ना, पंजाब हाँ केसरी जो घरों में आता है आजकल, उसका कनेक्शन लाला लाजपत के साथ नहीं है, ठीक है। ठीक अच्छा, है भैया। मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि भाई ये यूएस में जाके क्यों इन्होंने अपनी मांगे रखी, क्योंकि यूएस उस टाइम तक आज़ाद हो चुका था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। तो इनको ये उम्मीद थी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री दूसरी जो अभी गुलाम कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक होना चाहती हैं उनकी मदद करेंगे। तो ये अपनी आवाज़ उठाने के लिए उधर चले जाते थे लोग, ठीक। पर अपनी लड़ाई तो खुद से ही लड़नी होती है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। ही वॉज डिपोर्टेड टू मांडले जेल, ठीक है। इन पे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए थे, सेडिशन। और कब भेजे थे ये? 1907। और दिस इज इम्पोर्टेंट, इन्होंने किस किस चीज की स्थापना की सबसे पहले? सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी, एंड सेकंड नेशनल कॉलेज एट लाहौर। ये आज भी है, फेमस कॉलेज है लाहौर के अंदर। और फाइनली साइमन कमीशन का अपोज किया था, और अपोज जब वो कर रहे थे कि किसी मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे, वहां पर लाठीचार्ज पुलिस कर देती है, एक लाठी इनके सर पर आकर लगती है, और 17 नवंबर 1928 इनकी मृत्यु उस लाठी लगने से हो जाती है। हाँ, एक चीज और, पंजाब नेशनल बैंक से इनका रिलेशन है। ही वॉज द फाउंडर मेंबर। और भी मेंबर्स थे, क्वेश्चन आ जाता है हु फाउंडेड पंजाब नेशनल बैंक, लाला लाजपत राय इज करेक्ट, बट ऐसा नहीं है, सोल फाउंडर वाज हिम, मैनी अदर्स वर आल्सो देयर। ओके। तो पंजाब नेशनल बैंक का फाउंडर वाज लाला लाजपत राय, दैट कैन बी सेड, ओके, बट इट इज नॉट फुली करेक्ट। और भी बहुत सारे बिजनेसमैन थे जो इसके अंदर थे इनके साथ। नेक्स्ट, बिपिन चंद्र पाल के लिए आता है, लाल बाल पाल, क्योंकि तीन हमारे फेमस एक्सट्रीमिस्ट हैं। इसके बारे में तो एक ही लाइन ज्यादा मैं ढूंढ नहीं पाया, थी तो बहुत कुछ, बट एक ही इम्पोर्टेंट है कि ही वॉज मॉडरेट फर्स्ट, मॉडरेट टर्न इनटू एक्सट्रीमिस्ट, इनके लिए ये कहा जाता है। ये उग्र विचारों के थे नहीं, ये हो गए बाद में, ठीक है। तो ये हमने लाल बाल पाल की आज बात की। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे
1905 के सेशन के बारे में जो कांग्रेस का था, और फिर सूरत स्प्लिट, और फिर कांग्रेस स्प्लिट के बारे में देखेंगे। हाँ, 1905 1905 का जो कांग्रेस का सेशन था, जिसको लीड कर रहे थे गोखले साहब, ठीक है। ही condemned what पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसने कहा ये ठीक नहीं हो। ये तो हमारे नेता आज भी कहते हैं, इनके अलावा तो कुछ कहते नहीं। और ही एक चीज इसने एक्स्ट्रा कर दी, ही सपोर्टेड व्हाट एंटी पार्टीशन मूवमेंट। बहुत सारे मॉडरेट लीडर्स वर नॉट फेवर ऑफ दीज मूवमेंट्स। वो कह रहे थे भाई विरोध मत करो इन चीजों का, ठीक है, हम बातचीत से सब कुछ सुलझा लेंगे। बट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एक्सट्रीम टैक्टिक्स ऑफ बाइकॉट। जो बाइकॉट मूवमेंट बाद में बनी, ये उसके अगेंस्ट थे, कि ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या थी भाई, बंगाल को जोड़ो। बट इसी के अंदर जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे कि भाई ये हमारी बातें ऐसे नहीं सुनेंगे, हमें बाइकॉट मूवमेंट भी साथ के साथ शुरू करनी चाहिए। देखो, स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। स्वदेशी मूवमेंट कहता है कि अपना जो इंडिया के अंदर बनाया हुआ प्रोडक्ट है उसको यूज करो। और बायकॉट क्या कहता है, बायकॉट बहुत सारी चीजों का, जैसे बायकॉट फ्रॉम द सर्विसेज। अगर आप टीचर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप पुलिस में हैं, वकील हैं, जो भी आप काम करते हैं, आप कल से वहां नहीं जाएंगे। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ बायकॉट, ठीक है। तो जो हमारी कांग्रेस की जो मॉडरेट थिंकिंग थी, वो ये कह रही थी कि पार्टीशन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, हमें जो अपना बंगाल है वापस चाहिए, पर बायकॉट मूवमेंट हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब होता क्या है, 1906, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैंने कहा था जब हम दादा भाई नारोजी के बारे में पढ़ रहे थे, 1906, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इसका प्रेसिडेंट कौन है, दादा भाई नारोजी है। दादा भाई नारोजी, नारोजी। सेशन हुआ था कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर। और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने इस बंदे को किया फोर्स। He was a moderate leader and he was forced by the extremist leaders to speak upon what? स्वराज। ये पहली बार है कि स्वराज वर्ड पे बात हुई, ठीक है। तो अगर पूछा जाए when was the term स्वराज introduced in Congress, it was 1906, ठीक है, कि भाई हमें स्वराज चाहिए। बट ये स्वराज पूर्ण आज़ादी नहीं है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि वो 1929 में, आगे जब हम पढ़ेंगे जब आएगी। ये सिर्फ स्वराज की मांग कर रहे हैं कि अगर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज भी हमें मिल जाए और बस उसी से हम देश चला लेंगे, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अंग्रेज अच्छे आदमी हैं, इनकी ये सोच थी, ठीक है। थोड़ा सा अब ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट चल रही है, लोगों में उत्साह भरने के लिए आ जाता है वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम आनंद मठ एक पोयम है, किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चट्टोपाध्याय। आनंद मठ कब लिखी गई थी पुस्तक? 1882। बाय होम? बहुत अच्छे यार, प्रेरणा, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू पीपल रिस्पॉन्ड। चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस बुक इज बेस्ड अपॉन दी सन्यासी मूवमेंट, ये सन्यासी रिबेलियन, सन्यासी रेबेलियन जो कि हुआ था 1770 के अंदर। 70 का दौर था, उसके अंदर जरूरी नहीं है एक ही टाइम, एक ही साल में हुआ, थोड़ा एक्सटेंट भी हुआ होगा ये, ठीक है। फर्स्ट टाइम गाया किसने था? रविंद्रनाथ, रविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कांग्रेस के किस सेशन में? 1896 के सेशन में कांग्रेस के
Rabindranath Tagore sung Vande Mataram, and Vande Mataram was adopted as national song by Indian National Congress in 1937. ठीक है, later it was adopted as national song by our प्यारा भारत Republic Republic of India when 1950 में. These are the important facts related to Vande Mataram. ठीक है, कितना हो गया? Let's reconnect one. थोड़ा सा अब उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग ये क्या है, कब बनी और इसकी शुरुआत हुई एक्चुअली कहाँ से थी. मुस्लिम लीग शुरुआत मानी जाती है 1906, मगर ऐसा नहीं है. तो जो हमारे सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने एक एजुकेशनल पर्पस से एक संगठन का फाउंडेशन रखी थी, दैट इज मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, कब? 1886 के अंदर. और ये कहा गया था इसके अंदर कि भाई कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें यहाँ पर नहीं होंगी. ठीक है, सख्त हिदायत दी गई थी. दिस वाज प्योरली अ एजुकेशनल बेस्ड कॉन्फ्रेंस. ठीक है, संगठन जो था एजुकेशनल था. पर दिसंबर 1906 के अंदर होता क्या है, लगभग 3000 डेलीगेट्स इसमें मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं. अब देखो 1906 का दौर है जब बंगाल का विभाजन हुआ है. ठीक है, ऑलमोस्ट 3000 मुस्लिम डेलीगेट्स दे मीट या दे मेट एट ढाका. कहाँ मिलते हैं? ढाका के अंदर. अब ढाका कहाँ है? आज के बांग्लादेश के अंदर. और इसी के 3000 डेलीगेट्स के अंदर एक बंदा है जिसका नाम है नवाब सलीमुल्लाह ढाका ऑफ ढाका. वो इस कॉन्फ्रेंस के सामने एक बात रखता है कि भाई हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, वी नीड वन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन, अब बहुत एजुकेशन की बात हो गई, हमें भी अपनी एक प्रेजेंस इंडिया की पॉलिटिक्स में दिखानी है. ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल पुट आवर डेलीगेट्स इन दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, कि भाई हमारी भी आवाज रखने वाला कोई हो. और यहाँ पर गठन होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का. ठीक है, दिसंबर 1906. और इसके हेडक्वार्टर्स बता दिए जाते हैं कहाँ होंगे, लखनऊ में होंगे. बनाई ढाका में, लेकर आए कहाँ पे? लखनऊ के अंदर. क्योंकि मुस्लिम बहुमत एरिया हमारा यूपी ज्यादा रहा है, क्योंकि मुगल्स का भी शासन ज्यादातर इसी एरिया में डोमिनेट करता रहा है. ठीक है, अच्छा जी. और अब ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इसको ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा समर्थन था. क्यों था? जहां पर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया, वो क्या करते थे, जो माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी थी ना, उसके जो बंदे थे उनको हायर पोजीशंस पे बिठा देते थे, ताकि जो मेजॉरिटी है उनके मन में उनके प्रति जो माइनॉरिटी में है नफरत पैदा हो जाए. और जब नफरत होगी तो जो बड़ी पोस्ट पे बैठेगा वो छोटे को सताएगा जरूर. और जब वो सताएगा तो आपस में लड़ाई होगी, और उस लड़ाई का फायदा कौन? ब्रिटिशर्स उठाते थे. दिस वाज देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. ठीक है, तो ब्रिटिशर सपोर्टेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ठीक है, और अब ये भी अपनी बात रखते थे कि भाई हमें भी अब राइट्स चाहिए. तो द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कह सकते हैं कि दे वांटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स. ठीक है, और
इस चीज को ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट भी किया जब आए थे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ठीक, कि भाई ब्रिटिशर्स ने इनकी बात सुनी और जब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे उनके अंदर इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। ठीक है, कि भाई मुस्लिम्स की सीटा फिक्स रहेंगी, कि इससे कम वो हो ही नहीं सकते। ठीक है, आगे चल के इसका रूप और भयानक हो जाता है मुस्लिम लीग का 1930 के अंदर। इसके अंदर एक बंदा था जिसको एक फिलोसफर कह सकते हैं, ही वाज अ फिलोसफर, जिसका नाम था सर इकबाल। ठीक है, उसका एक विजन था, ही गेव आइडिया कि व्हाई वी शुड नॉट यूनाइट द फोर प्रिंसेस प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ब्रिटिश। जैसे आई विल राइट इट डाउन कि ही वाज ऑफ विजन ऑफ uniting four provinces in north west ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से था वो हिस्सा ये कह रहा था इसको जोड़ के हम एक बड़ा हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, और फाइनली ये इसी बंदे ने जो आइडिया दिया था, ही वाज, मतलब जब ये नॉर्थ वेस्ट ब्रिटिश इंडिया की डिमांड ये कर रहे हैं तो ही वाज सपोर्टिंग व्हाट थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। दिस इज इम्पोर्टेंट, टू नेशन थ्योरी का आइडिया भी एक तरीके से इसी बंदे ने दिया था जो आगे चल के जिन्ना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक, और इसी से पाकिस्तान का गठन होता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटा सा सूरत स्प्लिट 1907 के अंदर होता है। अब ये जो मूवमेंट है इंडिया की, जो कांग्रेस के लिए स्पेशली बहुत ही बड़ा साबित होता है कि भाई 1906 के अंदर जब दादा भाई नारोजी जो थे प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ही पास्ड स्वराज रेजोल्यूशन, और वो बाइकॉट मूवमेंट के लिए भी समर्थन के लिए वो बाकी कांग्रेस के मेंबर्स को बोलते हैं। इससे बहुत ज्यादा गुस्सा जो मॉडरेट्स थे उनमें आता है कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, कि हम तो बड़ा पीसफुल संगठन है और अब ये बाइकॉट और इन चीजों की कब से मांग उठने लगी। गुस्सा बढ़ते बढ़ते आ जाता है 1907, और 1907 के अंदर जब ये मीटिंग इनकी होती है सूरत के अंदर, इतनी वर्स कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे कहते हैं कि चप्पल जूते भी चल गए थे कांग्रेस लीडर्स के बीच में। ठीक है, क्यों चले? हाँ भाई, क्योंकि, हाँ बोलो। इसमें दो वो बन गए थे ना, गरम दल और नरम दल। हाँ वही तो, क्योंकि यहाँ बना दिया गया डॉक्टर रास बिहारी बोस को, सॉरी रास बिहारी घोष है, बिहारी की भी स्पेलिंग गलत हो गई, एक मिनट, रास बिहारी घोष। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट बना दिया, बट एक्सट्रीमिस्ट वांटेड दैट लाला लाजपत राय शुड बिकम द प्रेसिडेंट, कि हर बार एक मॉडरेट लीडर ही प्रेसिडेंट क्यों बने। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे काफी गुस्से में आ गए और इनका बहुत ही ज्यादा क्रोध होता है, आपस में इनकी चप्पल जूते चले जाते हैं और फाइनली एक्सट्रीमिस्ट जो है वॉकआउट कर जाते हैं। ठीक है, एंड दे वॉक आउट, एंड हु वाज द लीडर, लेड बाय तिलक। ठीक है, और जैसे ही ये लोग निकलते हैं ब्रिटिशर्स कम एंड ज्यादातर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये लोग बचे ही इसीलिए हुए थे क्योंकि ये कांग्रेस का हिस्सा थे, और कांग्रेस जो थी ब्रिटिशर्स ये समझते थे भाई कि ये मतलब इनको पकड़ के रखोगे तो छोटा जो तबका है, गरीब तबका है, उसको तुम पकड़ के रखोगे, क्योंकि
1957 का जब रिवोल्ट हुआ था तो छोटा ही तबका एकदम से उग्र हो गया था। ठीक है, तो ये बीच का पढ़ा लिखा तबका था, बस इनको प्यार से बातें करते रहो, ये इसी से खुश थे। ठीक है, जो तिलक वाली गैंग थी, जो ग्रुप था, वो अंग्रेजों को पीट पीट के अपना बात मनवा लेते थे। तो जैसे ही ये लोग बाहर निकले, पुलिस ने देखा कि भाई अब ये निकल गए तो समाज जो है और ज्यादा उग्र होगा, उग्र ना हो, इस कारण इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे सूरत स्प्लिट 1907 कंप्लीट होता है। फर्दर अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 1907 के बाद की क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, इसको यहीं पे रैप अप करते हैं, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू टेक और नॉट, आई विल अपडेट यू ऑन दी व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।